डार्कलिस्ट वालों ने प्रियंका की जान बचाई थी। उसके बाद से कई दिन गुजर गए थे। वो अब नॉर्मली कॉलेज की क्लास में जा रही थी। प्रियंका जानती थी कि अभी भी मुंबई यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर कोई खतरा हो सकता था, लेकिन फिर भी वो यहां वापस आ गई थी, एक ऐसे बेवकूफ की तरह जिसे अपनी मौत का डर नहीं था। यहां तक कि डार्कलिस्ट के खूंखार कातिल भी प्रियंका को यहां आने से रोक नहीं पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि प्रियंका के प्रोडक्शन और सिक्योरिटी में कोई कमी थी। डार्कलिस्ट के किलर्स यहां तक कि अपराजिता और लालू खुद प्रियंका पर हर पल नजर रखे हुए थे। उन्होंने अपने आप को यूनिवर्सिटी के कोनों कोनों में छुपा रखा था और यूनिवर्सिटी के बाहर रमणी के लड़कों का कांस्टेंट पहरा था। जहां तक बात संजय मेहता की थी, जिसने प्रियंका को किडनैप करवा लिया था, उस बारे में प्रियंका ने अपने दादाजी को बताया था। लेकिन प्रियंका इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए वह इस बात को भूल जाना चाहती थी। लेकिन उसके दादाजी ये बात नहीं भूले थे और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करने का ठान लिया था। प्रियंका को यह भी महसूस हो रहा था कि वो काले कपड़े वाले लोग जिन्होंने उसे बचाया था वो उसके साथ हैं, जिससे वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। प्रियंका ने अचानक ही खुद से कहा, आज कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करते हैं। प्रियंका कैलीग्राफी की इलेक्टिव क्लासेस में रोज जाती थी और चुपचाप इंतजार करती थी कि शायद पुष्कर उसे कहीं दिख जाए। प्रियंका ने फ्रेश होने के बाद अपना सामान उठाया और धीरे धीरे चलते हुए कैलीग्राफी बिल्डिंग के पास पहुंची। नॉर्मली कैलीग्राफी क्लास में जाते वक्त उसका दिल बहुत ही शांत हुआ करता था, लेकिन आज उसे अचानक बहुत ही असहज महसूस हो रहा था। प्रियंका ने अपने हाथ में पहने हुए कंगन की ओर देखा, लेकिन कंगन में कोई हलचल नहीं थी और उसमें कई जगह पर दरारें भी थी। कैलीग्राफी क्लास के अंदर कामेश्वर और विनीता ने प्रियंका को सीट दिलाने में मदद की। पुष्कर की वजह से प्रियंका अब जिंदगी में पहली बार नए दोस्तों को बनाने की कोशिश कर रही थी और उसे लोगों से दूर भगाने की इच्छा नहीं हो रही थी। प्रियंका सबसे अच्छे तरीके से विनीता को ही जानती थी और प्रियंका को लग रहा था कि शायद विनीता उसकी बेस्ट फ्रेंड बन सकती थी। कई सालों के बाद आखिरकार प्रियंका को ऐसा लग रहा था कि वह खुद भी किसी की बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए तैयार थी। हालांकि विनीता का एक बहुत ही ओपन एटीट्यूड था और कई बार वो बहुत ही अनप्लेजेंट और गंदी बातें भी बोल देती थी, जिससे प्रियंका को डर लगता था कि विनीता की बेस्ट फ्रेंड बनकर गलती तो नहीं कर रही थी। प्रियंका को अभी तक पुष्कर कहीं नहीं दिखाई दिया था और अब प्रियंका के दिल में और भी ज्यादा घबराहट होने लगी थी और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रही थी। प्रियंका अकेली वापस अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी कि तभी एक बहुत ही हैंडसम और पतले से लड़के ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। उस लड़के ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह प्रियंका से नहीं किसी और से बात कर रहा हो, लेकिन वो प्रियंका के कान में धीरे से बोला, भाभी। प्रियंका का शरीर कांप उठा और वो हैरान होकर उस लड़के को देखने लगी। प्रियंका सोचने लगी, कहीं ये लड़का उन्हीं काले कपड़े वाले लोगों की टीम में तो नहीं है, क्योंकि केवल वे लोग ही मुझे भाभी बोलते हैं। उस लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम गोल्डी है, अपराजिता मैडम ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। डार्क लिस्ट के मेंबर्स शेडोज में काम करना पसंद करते थे और अगर डार्क लिस्ट का कोई मेंबर सबके सामने आ जाता तो शायद कॉलेज के लोग सतर्क हो जाते या घबरा जाते। लेकिन एक बहुत ही कम उम्र का लड़का जिसका नाम गोल्डी था वो यहां आया हुआ था ताकि कोई भी उसके ऊपर शक ना कर सके। गोल्डी किलर लिस्ट में 15 नंबर की रैंक पर था, लेकिन इस वक्त मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लग रहा था। प्रियंका ने घबराते हुए पूछा, क्या मैसेज है? प्रियंका जानती थी कि वो मैसेज जरूर पुष्कर के बारे में ही होगा। गोल्डी ने कहा, भाभी जी, हम काफी दिन से चीफ को ढूंढ रहे हैं। हमें आखिरकार कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके मुताबिक चीफ शायद हिमालय के किसी पर्वत पर आखिरी बार देखे गए थे। हम उन्हें ढूंढने हिमालय की पहाड़ियों पर जा रहे हैं। क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहती हो? पुष्कर का नाम सुनते प्रियंका जैसे शॉक हो गई थी। उसकी पलकों पर आंसू साफ देखे जा सकते थे। प्रियंका ने गोल्डी से कहा, क्या पुष्कर हिमालय में है? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? उसने फोन क्यों नहीं किया मुझे? गोल्डी ने कहा, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम एक छोटी टुकड़ी लेके उन्हें खोजने जा रहे हैं। प्रियंका ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया और सीधे कह दिया, हाँ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हमें पुष्कर को किसी भी हालत में सही सलामत वापस लाना होगा। उसके बाद प्रियंका ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और गोल्डी को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा ताकि वो अपना सामान पैक कर सके। कुछ समय बाद प्रियंका एक कार में से एक बहुत ही मोटी जैकेट पहने हुए और एक नेवी ब्लू बैकपैक लिए हुए उतरी। प्लेन से ट्रैवल करने के बाद और फिर लंबी दूरी तक बस से ट्रैवल करने के बाद आखिरकार प्रियंका अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी। बर्फ से लदी हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखकर प्रियंका बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई और सोचने लगी, पुष्कर ऐसी जगह पर आकर क्या कर रहा होगा? न जाने क्यों, लेकिन जैसे प्रियंका ने यहाँ की जमीन पर कदम रखा था उसको और भी ज्यादा डिप्रेस फील होने लगा था।
यहां तक कि प्रियंका को बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पुष्कर को कुछ हो गया था। गोल्डी ने एक चिंता भरे लुक के साथ कहा, भाभी क्या आपको रेस्ट करना है? गोल्डी ने एक छोटा सा बैकपैक लिया हुआ था और बड़े बड़े ग्लासेस पहने हुए थे। अपराजिता ने भी अपने चेहरे को थोड़ा डिस्गाइज किया हुआ था और बड़े बड़े सनग्लासेस पहने हुए थी। अपराजिता ने कहा, सामने वाला रास्ता तो अभी भी स्पेशल फोर्स वालों ने ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए फिलहाल तो हम पहाड़ी पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए पहले हम कोई रहने की जगह ढूंढ लेते हैं। प्रियंका इस जगह से बिल्कुल ही अनफैमिलियर थी और केवल अपराजिता की बातों पर ही भरोसा कर सकती थी। इस बार प्रियंका के साथ डार्क लिस्ट के केवल 2 ही लोग आए हुए थे। अभी कुछ दिनों पहले ही डार्क लिस्ट वालों ने मेहता परिवार के साथ लड़ाई लड़ी थी और तो और इन पहाड़ियों के पास ही भैरव टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था और यहां मौजूद ज्यादातर लोग तंत्र शक्तियां जानने वाले थे। अगर यहां पर डार्क लिस्ट वालों की आइडेंटिटी खुल जाती तो उन्हें बहुत भारी पड़ सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त ये थी कि स्पेशल फोर्स के कई सारे ऑफिसर्स भी यहां मौजूद थे जो कि डार्क लिस्ट वालों के जानी दुश्मन थे। जैसे प्रियंका, गोल्डी और अपराजिता यहां पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया कि वहां के लोकल लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि यहां कुछ दिन पहले कितना खतरनाक एवलांच आया था और उसके बाद उससे भी खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ था। लगभग 1000 से ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट कट हो चुका था और किसी को नहीं पता था कि वो लोग जिंदा भी थे या मर गए थे। भले ही प्रियंका को इस तरह पूछताछ करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने लोगों को आपस में इधर उधर बातचीत करते हुए सुन लिया था। हर किसी के मुंह पर बस एवलांच और लैंडस्लाइड और पहाड़ के देवता के नाराज होने के जैसी बातें ही चल रही थी। प्रियंका ने अपने आप को ही समझाते हुए कहा, पुष्कर को कुछ नहीं हुआ होगा। प्रियंका जानती थी कि पुष्कर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और मार्शल आर्ट्स का भी बहुत खतरनाक फाइटर था, इसलिए उसको कुछ भी होना लगभग नामुमकिन था। इस वक्त स्पेशल पुलिस फोर्स और रेस्क्यू टीम के जवान सभी के सभी रेस्क्यू के काम में लगे हुए थे। स्पेशल फोर्स में रेस्क्यू टीम के साथ साथ एक बहुत ही बड़े स्टेटस का बूढ़ा इंस्ट्रक्टर जयशील भी आ चुका था। इंस्ट्रक्टर जयशील का ओहदा इतना बड़ा था कि सोनाली या दलजीत भी उसके सामने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। स्पेशल फोर्सेस की भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंटेंस मीटिंग चल रही थी। सोनाली ने गहरी आवाज में कहा, पुष्कर ने फाइट के दौरान सर्वेश मेहता को जान से मार डाला और अब पुष्कर कहाँ है? इस बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है। जो बचे हुए सर्वाइवर्स हैं उन्होंने कहा है कि पुष्कर शायद उस बहुत ही गहरी घाटी में नीचे गिर चुका है। अब हम उसे कैसे बचा कर ला सकते हैं? दलजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे उसे रेस्क्यू करने के लिए उस घाटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें उन पागल लोगों की बातों पर सचमुच में भरोसा है? वो लोग भी तो यही कह रहे थे कि पुष्कर ने एक बहुत बड़े बर्फ से बने हुए अजगर को पहाड़ी के ऊपर बुला लिया था। क्या तुम्हें ये बात सच लग रही है? जरूर पुष्कर ने सर्वाइवर्स के ऊपर कुछ जादू टोना का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए वो इतनी बकवास कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये पूरा मामला बिल्कुल साफ है। वो सभी लोग कीड़े मकोड़ों की तरह आपस में लड़ रहे थे और अचानक ही जब एक बड़ा सा एवलांच आया सभी लोग वहीं जिंदा दबकर मर गए। इसलिए हमें इस पूरी सिचुएशन में ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है। बस ये सारा मामला आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं पूरा केस 2 घंटे के अंदर खत्म कर सकता हूं। नचिकेता, जो कि स्पेशल फोर्स का इंस्ट्रक्टर था, उसने भी अपनी बात कही, क्या ये सचमुच में इतना सिंपल मामला है? अगर ये केवल सिंपल सा एवलांच है तो इसे भूल जाना ठीक होगा। मैं बस इस वक्त ये जानना चाहता हूं कि उन लोगों ने हमारे भैरव टूर्नामेंट में सेट किए गए रूल्स के खिलाफ पहाड़ी के ऊपर लड़ने की कोशिश क्यों की? और इसके अलावा हम सभी ने देखा है कि पहाड़ी के ऊपर एक्सप्लोजिव्स लगे हुए थे जिसकी वजह से वो बड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ था। पहाड़ी का लगभग आधा हिस्सा तो टूटकर नीचे की तरफ आ गया था। मुझे लगता है कि ये मामला उतना भी सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। तीनों ही इंस्ट्रक्टर्स की ओपिनियन एकदम क्लियर थी। बूढ़े इंस्ट्रक्टर जयशील के झुर्री भरे चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया और वह बस चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा था। अचानक ही जयशील ने कहा, क्या तुम्हें पुष्कर श्रीवास्तव की असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चला है? वो इतने कम समय में इतने बड़े लेवल पर अचानक कैसे पहुंच गया? पूरे दिल्ली शहर को वो अकेले कैसे काबू कर सकता है? क्या किसी ने इस बारे में कोई छानबीन की है या नहीं? अचानक ही वो तीनों के तीनों इंस्ट्रक्टर्स हैरान रह गए थे। उनमें से किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा था। तभी बूढ़े इंस्ट्रक्टर जयशील ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम लोग जो बता रहे हो, अगर वो सच है और इस पुष्कर श्रीवास्तव ने सचमुच में तंत्र शक्ति में इतनी बड़ी महानता हासिल कर ली है कि वो इतनी कम उम्र में ही इतनी खतरनाक शक्तियों को काबू कर सकता है, तो फिर वो आसानी से हमारे देश की नवरत्न रैंकिंग में पहुंचने के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन कमाल की बात यह है कि नवरत्न लिस्ट में उसके जैसा कोई भी फाइटर नहीं है। यह बात सुनकर तीनों इंस्ट्रक्टर्स के चेहरों के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए। नवरत्न रैंकिंग इंडिया में एक ऐसी रैंकिंग थी जिसमें भारत के टॉप 9 सबसे ताकतवर योद्धाओं को रैंकिंग दी जाती थी, लेकिन साथ ही साथ टॉप 100 की भी रैंकिंग लिस्ट रखी जाती थी। भारत के किसी भी योद्धा के लिए इस रैंकिंग में नाम होना एक बहुत बड़े ऑनर की बात थी। बूढ़े इंस्ट्रक्टर जयशील ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
अगर इस लेवल का कुत्ता इस खाई में गिरकर मर जाए तो ये बहुत ही शर्म की बात होगी। 3 दिन और 3 रात तक स्पेशल फोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद आखिरकार स्पेशल फोर्सेस वालों ने अपनी सारी फोर्सेस को वापस बुला लिया। अब जाकर स्पेशल टीम वालों ने सिग्नल ब्लॉकिंग डिवाइस भी हटा लिए थे। उधर प्रियंका बार बार अपना फोन देख रही थी और वो पुष्कर को कोई मैसेज ना आया देखकर फिर से निराश हो जाती थी। दोपहर के वक्त अपराजिता, प्रियंका और गोल्डी एक हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे। जैसे ही हॉस्पिटल का दरवाजा किसी ने खोला, वो तीनों बिना कोई शब्द कहे अंदर चले गए। डॉक्टर ने अपराजिता को ग्रीट करते हुए कहा, ये लाडली कैंप की मिस कनिष्का हैं। पुष्कर को आखिरी बार इन्होंने देखा था। ये अभी थोड़ी घायल हैं, कल रात इनको होश आया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी पूछिए। क्या प्रियंका को कनिष्का से पुष्कर का कोई क्लू मिल पाएगा? क्या स्पेशल फोर्स का कोई जासूस अभी भी पुष्कर को खोज रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।